श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अत्र उपस्थिताः अस्माकं कुलपतिमहोदयाः प्रोफेसर् रामसेवक दुबे महोदयाः सन्ति। तेषां चरणकमलयोः मदीयान् प्रणामान् अहं विज्ञापयामि। अस्माकं कुलपतयः इति मया तत्र सहर्षं तत्र वक्तुं शक्यते, यतः ते अहं यद्यपि इदानीं बेङ्गळूरुनगरे अस्मि, तथापि राजस्थाने एव वर्तमानताम् अहम् अनुभवामि। सर्वदा राजस्थानं मम हृदये एव अस्ति। सम्यक् श्रूयते इति मन्ये। ठीक से सुनाई दे रहा है ना? तो यहाँ उपस्थित सारे विद्वान लोग, अधिकारीगण, सभी को मेरा प्रणाम समर्पण करता हूँ। विशेषतः यहाँ उपस्थित रहे हमारे कुलपति महोदय जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम विज्ञापन करता हूँ। और हमारे सारे शिक्षकगण हमारे साथ जो थे, अभी भी जो हैं, सभी राजधर जी हैं और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक और विनोद जी और शशि जी और हमारे शंभू जी इत्यादि सभी वरिष्ठ अध्यापक और विद्वानों को मेरा प्रणाम मैं समर्पित करता हूं। और कुछ इस विषय में और बाकी लोग भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा तो आप क्षमा कीजिएगा। पस्मनी जी है, कुलदीप जी है, मुझे तो जो यहाँ सामने जो दिखाई दे रहे हैं उनका तो नाम ले रहा हूँ। अभी भारत देश में सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है, उस समस्या का परिहार ये संस्कृत का संभाषण और संस्कृत सिखाने से ही ये समस्या का परिहार हो सकता है। क्योंकि पूरे भारत देश में अलग अलग भाषाएं हैं। कहीं पर हिंदी बोली जा रही है, कहीं पर गुजराती है, कहीं ओडिया है, कहीं कन्नड़ भाषा में बात कर रहे हैं, तमिल भाषा इत्यादि। ये सारी भाषाएं तो अपने अपने स्तर में बहुत उपयुक्त है और मातृभाषा के रूप में वंदनीय भी है, बहुत साहित्य समृद्ध भी है। लेकिन पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए हमें चाहिए ऐसी एक भाषा जिससे वो भारतीय भाषा भी हो और सभी लोगों को बांधने वाली भाषा भी हो। ऐसे कोई भाषा हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी पूरे भारत देश में संपर्क भाषा के रूप में ज़्यादातर हिंदी का उपयोग भी हो रहा है। उससे भी ज़्यादा आंग्ल भाषा का उपयोग हो रहा है। खास करके दक्षिण भारत में जो लोग हैं वो तो हिंदी को भी नहीं मानते हैं। इसमें अब क्या उनका मन में क्या भाव है ये भगवान ही जाने। लेकिन हिंदी से ज़्यादा वो आंग्ल भाषा को ही संपर्क भाषा में रूप में लेना अच्छा समझते हैं। एवंच भारतदेशवासिषु सर्वेषु जनेषु यः कश्चित् तत्र सर्वोपि जनः यथा एकस्यां भाषायां भाषितुं शक्नोति, या भाषा सर्वत्र एकरूपेण संपर्कभाषात्वेन भवितुमर्हति, तादृशी भाषा तु अन्या नास्त्येव। यद्यपि दक्षिणभारतीयजनाः तत्र आङ्ग्लभाषां सम्पर्कभाषात्वेन स्वीकुर्वन्ति,
तत्रैव अभिरुचिं च अधिकां प्रदर्शयन्ति। तथापि अत्र वैदेशिकभाषापेक्षया अस्मदीयभाषाः एव यदि सम्पर्कभाषात्वेन स्वीकर्तुं शक्यन्ते तदा अवश्यमेव अस्माकं भारतीयानां गौरवस्य अभिवृद्धिः भवति। अतः एव सर्वत्र एकरूपा संस्कृतभाषा भवेत् इत्यभिप्रायेण सरलमानकसंस्कृतम् इति या तत्र इदानीं कार्यशाला आयोजिता भारतीयभाषासमितेः सहयोगेन तत्र या कार्यशाला आयोजिता अस्ति सा नूनं स्तुत्या अस्ति। भारतदेशे तत्र हिन्द्याः वा अथवा अन्यासां वा भाषाणां तत्र मातृभाषात्वेन संस्कृतभाषायाः सम्यक् अभ्यासः भवेत्। तेन न केवलं संस्कृतभाषायाः अपि तु तत्तद्भाषाणामपि तत्र अभिवृद्धिः अवश्यं भवति। अतः एव अत्र द्वयं स्वीकृतमस्ति। सरलं संस्कृतमिति एकं, मानकं संस्कृतमिति द्वितीयं। तत्र यद्यपि संस्कृतभाषायां तत्र वैचित्र्यं बहु अस्ति, कठिनता अस्ति इति अहं न वदामि। तत्र सप्तविभक्तयः सन्ति। सप्तविभक्तीनां कृते एकैकस्याः विभक्तेः अपि वचनत्रयम् एवं रीत्या तत्र आहत्य तत्र बहूनि रूपाणि भवन्ति। एवमेव सुबन्तानां तिङन्तानां विषयेपि महद्वैचित्र्यं। दशलकाराः सन्ति, एकैकस्य लकारस्य 9 रूपाणि भवन्ति। तेन तत्र 90 रूपाणि एवं रीत्या भवन्ति। तेन रूपाणां बाहुल्येन तत्र क्लेशः इव प्रायः जनैः तत्र अनुभूयते। यद्यपि इयं क्लेशपरम्परा अन्यत्रापि भाषासु समाना अस्ति। तत्र रूपाणि तावत् तत्र अन्यत्रापि भाषासु एवमेव भवन्ति। कुतः इत्युक्तौ तत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं तद् एकवचनं तु अस्ति, बहुवचनं तु अस्ति सर्वत्र भाषासु। विभक्तयः अपि ताः एव प्रयुज्यन्ते। परन्तु द्विवचनं नास्ति इति किञ्चित् तत्र सौलभ्यम् अन्यत्र भाषासु अनुभूयते। परन्तु तत्र तिङन्तानां विषये एव किञ्चित् आनुकूल्यम् अन्यत्र भाषासु अनुभूयते। तत्र तिङन्तरूपाणि दशलकाररूपेण न भवन्ति। किञ्चित् तत्र भूतभविष्यत् वर्तमानकालरूपेण तत्र 3 एव लकाराः अन्यत्र भाषासु भवन्ति इति रीत्या कदाचित् अन्यत्र भाषासु सौलभ्यं जनानां तत्र प्रतीयेत, जनैः तथा प्रतीयेत। तेन तदपेक्षया संस्कृतभाषायाः काठिन्यं कदाचित् तथा अनुभूयेतापि। तदर्थमेव अत्र भारतीयभाषासमितिद्वारा सर्वत्रापि देशे सरलं संस्कृतं भवेत्, एवं तत्र मानकं संस्कृतं भवेदिति अभिप्रायेण एतादृश्यः कार्यशालाः सर्वत्र समायोजिताः सन्ति। अस्मदीयविश्वविद्यालयेपि एतादृशविषये अस्माभिः कार्यशालायाः तत्र आयोजनं कृतमासीत्। अन्यत्रापि देशस्य विविधकोणेषु एवं रीत्या कार्यशालाः तत्र प्रवृत्ताः सन्ति। तद्विषये अस्माभिः किञ्चित् तत्र वक्तव्यमस्ति। सरलं संस्कृतं कथं भवेत्, मानकं संस्कृतं कथं भवेदिति। तत्र भाषा नाम सा तु यदा जनैः भाष्यते सा एव भाषा भवति। जो भाषा बोली जाती है वही भाषा होती है। जो बोली नहीं जाती है वो भाषा नहीं होती है। इसलिए अभी नहीं, अभी तो संस्कृत पूरे देश में सैकड़ों हजारों लोग बोलते होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा लोग संस्कृत में बोलने की समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिए अभी जो संस्कृत भाषा को हम जिस प्रमाण में, किस प्रमाण में हम इसको भाषा हम समझ सकते हैं, ये दूसरी बात है।
लेकिन किसी कालखंड में आज से करीब 2500 साल पहले संस्कृत एक लोक भाषा ही थी। बुद्ध के काल में, महावीर के काल में, पतंजलि के काल में, पाणिनि के काल में, कालिदास इत्यादि जी के जो काल खंड था, उस काल खंड में जब महाभारत युद्ध हुआ था, जब रामायण की कथा चली है, उस समय पूरे देश में संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। इसलिए पाणिनि ने भी भाषायाम छंदसी, इस प्रकार के भाषायाम मतलब ये जो सामान्य जनों के जो भाषा है, उस भाषा में इस प्रकार का रूप होता है, और छंदस में, वेदों में इस प्रकार का रूप होता है, ऐसे पाणिनि ने भी उसका सप्रमाण उद्धरण किया है। इसलिए संस्कृत भाषा जो थी वो कभी सामान्य लोगों की लोक भाषा ही थी, इसलिए भाषा ही उसको समझना अच्छा है। और जो भाषा होती है वह भाषा तो सरल ही होती है। ये समझना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आज जो बोल रहे हैं, अब हिंदी में बोल रहे हैं या संस्कृत में बोल रहे हैं, जैसे हिंदी भी हमारी व्यवहार भाषा है, संस्कृत भी हमारे एक व्यवहार की भाषा ही है। अनायास रूप में हम संस्कृत में तो बोल ही सकते हैं, बोलते भी हैं। जब एक विद्वान दूसरे विद्वान से मिलता है भारत देश में, केरल के विद्वान काश्मीर जाता है, उसको बोलने के कोई अन्य भाषा माध्यम नहीं है, संस्कृत भाषा में ही ये बोलचाल होती है। परंतु आज बहुत सारे छात्र यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों के समझने के लिए और आसानी से समझाने के लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसलिए संस्कृत भी आज भी व्यवहार भाषा है ही। व्यवहार भाषा जब होती है तो सरल ही होती है, उसमें अनित्र साधारण पदगुच्छ नहीं होता है, पदगुंफ नहीं होता है, पुर्थुल समास बहुलता नहीं होती है। जैसे हम बाणभट्ट की कादंबरी में हम देखते हैं दीर्घ समास जो होता है, वैसे तो ये हमारी भाषा में, बोलचाली भाषा में कभी भी नहीं होती है। जब संस्कृत, इसलिए यदि हम वेद देखेंगे, वेदों में भी ये वेद तो उस समय के ऋषियों की वो बोलचाल की ही भाषा थी, उस भाषा में ही सारे वेदों का आविर्भाव हुआ है। इसलिए अत्यंत लघु लघु वाक्यों से भरा हुआ है। लघु वाक्य, लघु निपात और दीर्घ समास इत्यादि इसमें अत्यंत कम लगते हैं। वैसे ही रामायण महाभारत इत्यादि हम देखेंगे, तभी उसमें लघु मात्रा में ही समास इत्यादि हमारी दृष्टि में आते हैं। इसलिए वो जो भाषा थी वही सरल थी, सरल भाषा थी, सहज भाषा थी, और वही मानक भाषा थी। क्योंकि उस समय के जो शिष्ट लोग थे, उन शिष्ट लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वही भाषा मानक भाषा है। ये व्याकरण के विद्वान यहाँ सामने बैठे हैं, उनके सामने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाषा कौन सी भाषा व्यवहार्य है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, ये तो शिष्टों के प्रयोग से ही सिद्ध होता है। आज भी वही है, जो शिष्ट लोग हिंदी में बोलते हैं उसी को ही अच्छी हिंदी माना जाता है। अब बाकी लोग जो भी बोलते हैं वो भी, उसमें तो व्याकरण की गलतियां नहीं होंगे, तब भी उस प्रकार उसमें भी एक शैली होती है, वो भी तो शिष्ट लोगों की ही, ग्रामीण लोगों की हिंदी होती है। वैसे ही इसमें सरलता और मानकता दोनों हमारे बोलचाल की भाषा में होते ही हैं। लेकिन उसके बाद संस्कृत भाषा में ये समस्या हो गई, करीब 2000 साल करीब क्रिस्त शक के आरंभ से ही संस्कृत लोक मन से, लोगों की जिह्वा से दूर होती रही। दूर होने के कारण
हम यदि 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी तक हम देखेंगे, उस समय तक संस्कृत की उपयोग, संस्कृत भाषा का उपयोग केवल शिष्ट जनों में ही रहा है। उस समय के जो स्त्री पात्र हैं नाटक इत्यादि में हम देखेंगे तो नाटक में शिष्ट लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो संस्कृत भाषा में बात करते हैं। बाकी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं जो लोग हैं, वैसे तो प्राकृत भाषा में बात करने लगे हैं। वैसे ही हम आज के 1000 साल हम देखेंगे तो और भी दूर होता रहा संस्कृत। इसलिए आज के जो नाटक इत्यादि मिश्र, अभिराज राजेंद्र मिश्र इत्यादि जी के इत्यादि जी जो नाटक लिखे हैं, उसमें तो संस्कृत जो शिष्ट पात्र होते हैं, शिष्ट पात्र संस्कृत बोलते हैं, बाकी लोग तो हिंदी में भी बोलने लगे हैं। ऐसे भी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए जैसे जैसे ये जनमानस से दूर होता रहा, वैसे ही एक और समस्या हमारे सामने आई है। वो समस्या ये है कि अपनी अपनी भाषा, जो कन्नड़ भाषा है या तेलुगु भाषा है, तमिल भाषा है, इन भाषाओं का जो स्वभाव है, सौंदर्य है और रीति है, उन रीतियों से संस्कृत भाषा प्रभावित होती जा रही है। अब मैं कन्नड़ में, कर्नाटक में रहा, अभी मैं यहाँ हूँ, तो मेरी जो संस्कृत भाषा है वो संस्कृत भाषा थोड़ी सी कन्नड़ से प्रभावित होती है। जो तेलुगु में, आंध्रा में जो रहते हैं, उनकी भाषा तो तेलुगु भाषा से प्रभावित होती है। ऐसे ही पूरे भारत देश के लिए एक और एक रूप से एक रूपता लाने की ज़रूरत अभी लग रही है। यद्यपि ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। पाणिनि के काल में भी प्राच्य ऐसे बोलते हैं, उदीच्य ऐसे बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि प्रयोग हम देख सकते हैं। उस समय भी एक रूप का सर्वत्र प्रयोग ऐसे नहीं होता था। कहीं कहीं अपने लोग, बहुत विशाल भारत भूखंड है, इसलिए कई अपने अपने तरीके से बोलचाल करते रहे। लेकिन आजकल संपर्क माध्यम इत्यादि का जो प्राबल्य होने के कारण हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक सर्वत्र भारत देश में सभी लोग जिस भाषा को समझ सकेंगे, वैसे ही एक भाषा का, वैसे ही एक सरल संस्कृत, मानक संस्कृत का एक रूप, प्रारूप हमें लाना है। उस प्रारूप से हम यदि बात करेंगे तो ये भाषा पूरी भारत देश के जनता की भाषा हो सकती है। ये अभिप्राय से, इस अभिप्राय के कारण ये सरल मानक संस्कृत कार्यशाला पूरे देश में अभी प्रक्रिया चल रही है, कार्यशालाएं चल रही है। इसका उपयोग भी बहुत सारे हुआ है। जैसे संस्कृत भारती इत्यादि का उगम से भारत देश में हजारों लोग, लाखों लोग संस्कृत सीखे हैं, संस्कृत में बात कर सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, संस्कृत समझ सकते हैं। ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग हमारे सामने हैं। इसलिए इस अभियान में ये सरल मानक संस्कृत कार्यशाला भी एक प्रचुर उपकारक अवश्य हो सकता है। इसका करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं हमारे सारे अध्यापक बंधु, हमारे सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं कि ये आज इस प्रकार के कार्यशाला यहाँ आयोजित कर रहे हैं। उसका उपयोग सारे छात्र छात्राएं और अन्य सभी लोग इसका उपयोग प्राप्त कर सकेंगे। मेरा विश्वास है कि ये सारे लोग अपना प्रयोजन प्राप्त करेंगे, अवश्य प्राप्त करेंगे। इसमें मेरा एक और थोड़ा सा निवेदन है कि सरलता का स्वभाव, सरलता के बारे में भी जो इसमें डॉक्यूमेंट जो दिया गया है उसमें काफ़ी चर्चा की गई है। किस प्रकार की सरलता हमें लाना चाहिए। इसमें कुछ 4-5-6 लकारों का प्रयोग करना चाहिए, 10 लकारों का, पूरा 10 लकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सुबंत में भी कुछ प्रकार के ही सुबंत शब्द प्रयोग करना है। अजंत शब्द में भी पूरे अजंत शब्द अत्यंत जो विरल होता है, ऐसे अजंत शब्दों का
उपयोग करना नहीं चाहिए, युष्मत इत्यादि का उपयोग कम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारे नियम और इसका इति कर्तव्यता यहाँ सर्वत्र डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया है। ये कोई आधुनिक तरीका नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये लोग कुछ संस्कृत भाषा में कठिनता निवारण करने के लिए, सरलता लाने के लिए कुछ संस्कृत भाषा को ही बिगाड़ रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों की भावना है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है और ये ऐसे प्रयत्न निंदनीय भी नहीं है। ऐसे प्रयत्न, ये संस्कृत भाषा की भाषा का स्वभाव ही ऐसा है कि ये सरलता संस्कृत भाषा का स्वभाव है और मानकता लाने का प्रयास भी अत्यंत श्लाघनीय ही है। इसमें मेरा निवेदन ये है कि जैसे चारुदेव शास्त्री जी अपने प्रस्ताव तरंगिणी के प्रस्ताव में जो लिखा है, संस्कृत भाषा का, सरल भाषा का स्वभाव कैसे हो, ये इसमें श्रुति सुंदरता कैसे हो सकती है और प्रसाद गुण कैसे हो सकता है, मधुरिमा कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से हम ये बहुत बृहत समासों का वर्जन कर सकते हैं, समासों का वर्जन करना है। ये बड़ा बड़ा समास करेंगे, बाणभट्ट जैसे लिखेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी तो समासों का उपयोग करना भी अत्यंत जरूर होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। और उपसर्गों का प्रयोग भी समुचित तरीके से करना ये भी अत्यंत जरूर है। निपातों का भी ये उपयोग लाना अत्यंत जरूरी है। माने एक तो कुछ लकारों के, कुछ धातुओं के, कुछ लकारों के प्रयोग में कुछ समस्याएं होती है, इसमें कुछ कठिनता होती है। क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग समुचित है, किस प्रकार समुचित नहीं है, ये कुछ समझना बहुत बड़े व्याकरण विद्वानों को भी बहुत कठिन होता है कभी कभी। ये तो सत्य है। इसलिए कभी कभी तो हम त्वा तवतु इत्यादि का प्रयोग से भी इस प्रकार का सरलता हम प्रकार से सरलता हम ला सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे ये सरलता लाना आवश्यक है, वैसे ही इसमें सुंदरता को न बिगाड़ने का भी कोशिश हमें करना है। क्योंकि संस्कृत भाषा का एक सौंदर्य है, उस सौंदर्य को हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम उस सौंदर्य यदि छोड़ेंगे, यदि हम सरलता लाने के लिए कुछ और सरलता और कुछ शब्दों का प्रयोग हम यदि करेंगे तो इसका कुछ सौंदर्य कुछ गलित होता है। जैसे जघान कंसम किल वासुदेवः, जघान कंसम किल वासुदेवः ये प्रयोग है। जघान कंसम किल वासुदेवः, वासुदेवः कंसम जघाना इति अत्यंतम प्रसिद्धम सर्वे जानन्ति, इस अर्थ हमें लाना है। इसलिए कवि ने एक किल शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, इसलिए इतना अर्थ प्रतीत होता है। वासुदेवः कंसम जघाना इति सर्वे जानन्ति इत्यादि यदि हम लिखेंगे, इसका सौंदर्य ही वहाँ गलित होता है। इसलिए इसमें भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही कभी कभी हमें तो कुछ समासों का उपयोग करना है, कुछ समासों का उपयोग नहीं भी करना है। कहीं पर समास करने से कुछ समस्याएं हो जाती है, कभी समास न करने से भी समस्या हो जाती है। ऐसे ही हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं। लेकिन साधारण रूप से भाषा का सौंदर्य के लिए जो समास नहीं करना यही उचित है, यही चारुदेव शास्त्री जी का भी अभिप्राय यही है। अप्पा शास्त्री राशि वडेकर जी जो उन्होंने जो लिखा है वो भी वैसे ही है। हमारे कलानाथ शास्त्री जी हमेशा 3 लोगों के नाम लेते थे,
इसमें आधुनिक काल में अत्यंत सुंदर संस्कृत लिखने वालों में तीन युग थे। ये तो पहले अप्पा शास्त्री जी का युग था, बाद में मथुरानाथ शास्त्री जी का युग आया है, जो कलानाथ शास्त्री जी के पितृचरण मथुरानाथ शास्त्री जी का युग आया, बाद में वे राघवन जी का युग, ऐसे 3 युग हमेशा वो याद करते थे। इन तीनों लोगों ने ऐसे सरल और सुंदर संस्कृत का प्रयोग किया है, वो अनुकरणीय है। सरलता लाने में हम सक्षम तो होंगे, लेकिन सरलता लाने में सुंदरता नहीं छोड़ेंगे, ये भी हमारे मन में अवश्य होना चाहिए। इसलिए इस प्रयोगशाला अत्यंत सफल हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। इस संदर्भ में मैं यहाँ उपस्थित हमारे कुलपति जी श्री राम सेवक दुबे जी को फिर मैं प्रणाम करता हूँ, और यहाँ डमरूधर जी है और हमारे सारे बंधु यहाँ राजधर जी है, सर्वत्र हमारे कौशलेंद्र जी है, नहीं है पता नहीं, अब कोई दिख नहीं रहे यहाँ पर। सारे हमारे प्रिय मित्र हैं। मैं तो जयपुर छोटा हूँ, लेकिन जयपुर मेरे हृदय में ही है, इसलिए हमेशा मैं इन लोगों के संपर्क में हमेशा रहता हूँ। मैं यहाँ हमारे सारे अध्यापक बंधुओं को मेरा पुनः मैं प्रणाम समर्पित करूँगा, और ये कार्यशाला अत्यंत यशस्वी रहेगी, इस विश्वास के साथ मेरा 2 शब्द में समाप्त करूँगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वेभ्यो नमः।